पेशावर से नादिया सबूही। आज हम बात करेंगे पेशावर में ट्रैफिक हादसा की बढ़ती हुई शरह पर, वजूहात क्या हैं, अस्पतालों में ऐसे ज़ख्मियों के लिए क्या सहूलियात हैं, रेस्क्यू 1112 किस तरह ऐसे ज़ख्मी को अस्पताल पहुंचाता है, क्या वो बर वक्त पहुँचाता है या नहीं, अगर बर वक्त नहीं पहुँचाता तो कितनी अमवात होती हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पेशावर में रोज़ाना 10 से 12 ज़ख्मी ऐसे लाए जाते हैं जो ट्रैफिक हादसा का शिकार होते हैं, जिनमें से 50% ऐसे हैं जो अपनी जानों से चले जाते हैं। आज इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे और हक़ाइक़ मालूम करेंगे कि असल में ऐसा क्यों होता है। देर से पहुंचना ना पहुंचने से बहुत बेहतर होता है। बहुत सारी शाहराहों पर, मोटरवेज़ पर ये लिखा तो होता है, लेकिन जो भी बाइक चलाने वाला है या गाड़ी चलाने वाला वो इसको फॉलो नहीं करता। ओवर स्पीडिंग हो या बाइकर अगर हेलमेट नहीं इस्तेमाल करता तो वो ट्रैफिक हादसे का यकीनन शिकार हो जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े तदरीसी अस्पताल लेडी रीडिंग में, जहाँ पर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नवाज़ मौजूद हैं। उनके साथ एक ऐसा ज़ख्मी है जो 2 माह से यहाँ पर ज़ेरे इलाज है। दाऊद जो है वो बाइकर है, तेज़ रफ्तारी के बाइस वो ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ। दाऊद के सर पर चोट आई और दाऊद यहाँ पर ज़ेरे इलाज तो है, ताहम उसके ख़ानदान वाले कर्ब में मुब्तला हैं। ये वो जवान है जिसको वालिदैन हमेशा से कहते थे कि तेज़ रफ्तारी ना की जाए, ऐसा ना किया जाए जिससे ना सिर्फ उसकी जान को नुकसान बल्कि पूरा ख़ानदान ही सफ़र हो रहा है। दाऊद, अगर कैमरामैन सदीक बंगश दिखा सकें तो दाऊद 2 महीने से LRH के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में है और उसकी हालत डॉक्टर्स के मुताबिक अब काफ़ी बेहतर है। होपफुली इंशाल्लाह 2-3 माह में वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने थोड़े से होश में भी आ जाएगा। शुरू में उसको व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा, तब उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है डॉक्टर्स के मुताबिक कि विदिन 6 मंथ्स वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो टाइम है ये 6-7 महीने या उससे ज़्यादा का, तो उसके ख़ानदान पर जो गुज़र रही है ये वही जानते हैं। ये सबक है उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए भी जो तेज़ रफ्तारी अपने लिए बहुत ज़्यादा उनका शौक़ है, क्रेज़ी हो जाते हैं और समझते हैं कि हम जल्दी पहुंचेंगे, या तेज़ रफ्तारी या रेस लगाना। दाऊद पर हम बात कर रहे थे कि दाऊद यहाँ पर लेडी रीडिंग में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर नवाज़ खटक, उनसे बात करते हैं, यहाँ के हेड हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये वार्ड है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक हादसा का शिकार हुए और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। एक तो अमवात के बारे में बताइएगा कि कितनी अमवात होती हैं। आप लोग सर तोड़ कोशिश करते हैं जाने बचाने की, लेकिन ट्रैफिक हादसा में बहुत सारे लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। जो लाए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या ऐसा मुमकिन है कि इनकी जानें बचाई जा सकें, तो बता दीजिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। LRH न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे सूबे का सबसे बड़ा न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है और जिसमें एक डेडिकेटेड हेड इंजरी यूनिट है और यहाँ पे हमारे पास सूबे का सबसे बड़ा ICU केयर है। हमारे पास महीने में कम से कम अगर हम मोहतात अंदाजे से भी कहें तो 1000 तक हेड इंजरी के पेशेंट्स जो है वो लाए जाते हैं। उनमें कुछ मामूली नौइयत के होते हैं और कुछ जो है वो ऐसी नौइयत के होते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो हम उनको एडमिट करते हैं। हमारे पास ICU केयर की फैसिलिटी है। बाज़ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत होती है और बाज़ केसेस में बग़ैर सर्जरी के हम दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं। तो हेड इंजरी के जो पेशेंट्स होते हैं वो अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लाए जाते हैं, कोमा की हालत में होते हैं और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर बाइकर्स होते हैं या पेडिस्ट्रियंस होते हैं, वो जो है वो हेलमेट यूज़ नहीं करते या प्रॉपर हेलमेट नहीं होता, तो उसकी वजह से उनको चोट बहुत शदीद लगती है और हमारे पास बहुत लेट आते हैं। फार फ्लंग एरियाज़ है KP के, बहुत सारे एरियाज़ जो हैं इन रीच नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दाऊद के वालिद से हम बात करेंगे कि दाऊद का एक्सीडेंट हुआ, उन्हें कैसे इत्तला मिली और क्या वजह थी कि दाऊद सर्वाइव कर गया। क्योंकि डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर ऐसा ज़ख्मी जो ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो जाता है और उसको अगर लाने में देर हो जाती है तो वो अपनी जान से चला जाता है। तो हम दाऊद इस मामले में खुश नसीब है कि उसको बर वक्त यहाँ पहुँचाया गया। हम दाऊद के वालिद से पूछते हैं कि उनको कैसे इत्तला मिली कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। सर ये बताइएगा कि दाऊद का एक्सीडेंट हुआ तो कैसे पता चला? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं घर पे था तो मुझे इसके साथ जो दूसरा साथी था बैंक, वो भी बैंक कुलीग था, तो उसने मुझे कॉल की कि दाऊद का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं विदिन 20 मिनट में वहाँ पे पहुँच गया। तो ये MMC अस्पताल और वो लोग लेके गए थे, क्योंकि इसकी एक्सीडेंट जो इसका हुआ था वो तकरीबन अपने बैंक से, अपने ब्रांच से तकरीबन कुछ 50
60 गज के फासले पे हुआ था। तो बैंक स्टाफ थे वो MMC इमीडिएट शिफ्ट किया था। फिर वहाँ से जब मैं आया तो मैंने फिर उसको वहाँ से एम्बुलेंस में डाल के मैं यहाँ तकरीबन 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, 2 माह हो गए हैं, दाऊद का ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके जो बाकी ख़ानदान वाले हैं, आप समेत किस कर्ब से गुजर रहे हैं? बिल्कुल डिस्टर्ब भी है, परेशान भी हैं। हम जो है ना, बेटा है मेरा चूँकि, तो वो परेशान तो है, इसकी वालिदा भी परेशान है, इसकी मिस भी परेशान है, इसका बड़ा भाई भी परेशान है। तो डिस्टर्ब तो हम हैं, काफ़ी सारे हैं। यानी राउंड द क्लॉक मैं यहाँ अस्पताल में मौजूद रहता हूँ। इसकी कोई मसला ना हो जाए, जो भी है, जो भी डॉक्टर कहते हैं वो हम करके देते हैं ताकि इसकी जान बच जाए। और डॉक्टर बहुत अच्छे लोग हैं, ये नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बड़ी कोऑपरेटिव है, हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन करते हैं। और जो जिस वक्त भी इसको ज़रूरत पड़ती है वो लोग विद इन सेकंड आ जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दाऊद के बारे में है कि दाऊद तेज़ मोटरसाइकिल चलाता था, तो आप मना नहीं करते थे? मैं मना करता था, लेकिन मैं ज़्यादा इसे एग्री इसलिए नहीं करता हूँ कि शायद 30-40% गलती इसकी तेज़ी की हो, स्पीड की हो। लेकिन वो ये जो टैक्सी वाले थे ना, जिस टैक्सी ने इसको यू टर्न में गाड़ी टर्न कराई है और ये उसके ऊपर चढ़ा है, तो गलती ज़्यादा उस टैक्सी की भी है, तकरीबन ज़्यादा गलती। क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा गलती टैक्सी की थी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट रोड अपने पे जा रहा था और उसने एकदम टर्न लिए। तो मैं मना करता था, लेकिन ये है कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बेटा भी है और जवान भी है, तो हो सकता है इसने ड्राइविंग तेज़ की हो। और बस मैडम क्या बताऊँ आपको, जो होना था वो हो गया, अल्लाह की तरफ से जो मंजूर था वो हुआ, हमें वो मिला। और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का कि उसने हमें इसकी ज़िंदगी बचाई। और अभी ये इंशाल्लाह बेहतर भी है, काफ़ी बेहतर है। अब इंशाल्लाह जल्दी ये अपने पैरों पे चलेगा इंशाल्लाह। दाऊद अकेला ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़ेरे इलाज भी हैं। डॉक्टर्स सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जानें बचाई जाएं। ताहम डॉक्टर्स का यही कहना है कि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर लाए जाते हैं एक्सीडेंट वाले, उनको हेड इंजरी आती है, सर में ज़ख़म आते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं इलाज के सिलसिले में भी। और जो उनके ख़ानदान वाले होते हैं उनको भी कई महीने बाद दफ़ा इन वार्ड्स में रहना पड़ता है अपने मरीज़ों के साथ। पेशावर में ट्रैफिक हादसा की शरह बढ़ने पर हमने अस्पतालों का रुख किया। वहाँ जाके बहुत सारे ऐसे ज़ख्मियों को देखा जो ओवर स्पीडिंग की वजह से ज़ख्मी हालत में अस्पताल में हैं, और कई तो ऐसे हैं जो कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 50% से ज़्यादा ऐसे ज़ख्मी जो बाइकर्स ख़ास तौर पर रोड एक्सीडेंट में वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी होनी चाहिए, लोग नहीं करते। हम चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर सऊद खान साहब से मालूम करेंगे कि हक़ाइक़ दरअसल हैं क्या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी शहरी करते हैं और यही वजह है कि शरह बढ़ रही है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की। तो हम बात करते हैं उनसे। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे बताइएगा कि पेशावर में ट्रैफिक हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शरह बढ़ रही है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हो रहा है, शहरी इतने लापरवाह हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उनको जुर्माने कर रहे? ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि वो लोग बाज आ जाएँ, उनकी जानें जा रही हैं? जी थैंक यू सो मच। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी ये इसके बारे में इसका जवाब दूंगा। पहले तो ये बताता जाऊं कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक फेटल एक्सीडेंट होता है, एक नॉन फेटल एक्सीडेंट होता है। देखने में क्या है कि पिछले साल से इसके अंदर 30% कमी आई है, ना सिर्फ पेशावर में बल्कि ओवरऑल केपी में भी। इसका सोर्स ये है कि हमारा अपना भी एक रिसर्च एनालिसिस का डिपार्टमेंट है जो ये चेक करता है, CPO के अंदर मेंटेन होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल टेलीकम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है हमारी, वो भी मॉनिटर करती है इस तमाम जो डाटा है उसको। तो लास्ट ईयर जैसे था कि जो फेटल एक्सीडेंट्स थे वो उसमें तकरीबन 800-850 थे। इस साल जो है अभी तकरीबन 600 के करीब हैं। नॉन फेटल एक्सीडेंट्स में अगर देखा जाए तो ये थे कि 2800 केसेस थे नॉन फेटल, जिसमें ज़ख्मी होते हैं, सिवियर ज़ख्मी भी होते हैं। और अभी जो है वो 1700 पे है। ये केपी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि CTO होने के नाते हमारा यहाँ पे अपना सिस्टम है, सर्वर्स हैं, हम मेंटेन करते हैं ये डाटा भी। पेशावर की जहाँ तक आपने सवाल पूछा मेरे से, तो वो ये था कि लास्ट ईयर जो है 97 फेटल एक्सीडेंट्स हुए थे और अब जो है वो 70 के करीब हैं। इसके अंदर भी आपको कमी नज़र आ रही है। और इसी तरह जो नॉन फेटल एक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर भी
लास्ट ईयर 248 थे और इस साल अभी तक जो है वो 166 के करीब इस तरह के नॉन फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये डाटा जो है हॉस्पिटल्स भी मेंटेन करते हैं, हम भी कर रहे हैं। अलबत्ता इसके साथ अगर हम ये भी कंपेयर करें कि उसके अंदर हादसात में कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितनी डेथ्स हुई हैं मेल फीमेल और बच्चों में, तो उसमें भी कमी आई है ख़तर ख्वाह इसी तरीके से, इसी तकरीबन परसेंटेज में। तो आई थिंक ये आपको इसका हो जाएगा। मैं इसका रीज़न ये बताता हूँ कि एक तो है कि आपके चैनल के थ्रू ये परसेप्शन दूर करना चाहूँगा कि बजाय इवन जो हर साल जो ट्रैफिक के अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि रोड के ऊपर रोड की कैपेसिटी होती है कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को लेके जाने की, अगर उससे ज़्यादा आप उसको ऊपर लोड करेंगे तो हादसात की रिस्क बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस पेशावर में हमने ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। ना सिर्फ हम बल्कि बाकी डिपार्टमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वो सारे अपने करते हैं, वो पॉलिसीज़ देते हैं, उसके हिसाब से हम उनको जवाब दें। तो इसके जैसे मैंने आपको बताया कमी आई। नंबर 2 ये है कि आपने चालान की बात की थी, आपने कहा था कि चालान क्योंकि लापरवाही बहुत ज़्यादा है, वायलेशन रोड्स के ऊपर ज़्यादा है। हमें देखना होगा कि इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे इसके रीज़न्स मल्टीपल हैं। जब भी हम ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को देखते हैं तो उसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम देखते हैं कि क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर आप किसी महकमे को जज करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो सबसे पहले ट्रैफिक फ़्लो को देखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम इन्फोर्समेंट देखते हैं, जिसमें आपने चालान की बात की। नंबर 3 जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट और एजुकेशन, और ये अवेयरनेस का जो है आखिर में हम लोग ये काम करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि हमने अपनी तरफ से अपनी कंट्रीब्यूशन हमने ये की है थोड़ी सी, कि लास्ट ईयर जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें हम लोगों को बच्चों को अवेयरनेस देते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, वो तकरीबन हमने 70 के करीब यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को दिया था, और मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, और तकरीबन जो टारगेट हुए थे कोई 17,000 के करीब लोग थे। इस साल हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तकरीबन 210 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल्स में अभी तक जो है ये अभी साल ख़त्म नहीं हुआ तो जा चुके हैं, और 48,000 जो है हमने बच्चों को स्कूल्स को और इनको टारगेट किया है। सर ये बताइएगा, सुनने में आता है कि ट्रैफिक के पास ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं महकमे के पास वो कम है, ऐसा है ना, काफ़ी हैं, तो ये वजह है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वो लोग नहीं होते ड्यूटीज़ पे, तो आपके पास है नहीं? मैं बताता हूँ आपको। जी, हमारी जो बेसिकली ये होता है कि हम हमेशा से ट्रैफिक पुलिस जो थी वो अंडर रिसोर्स थी, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट बन चुका है। ज़ाहिर है कि हमारी ख्वाहिश है कि ये फोर्स जो है, जब ये ट्रैफिक वार्डन सिस्टम बना था 2015 में ये आया था, तो इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ थी कोई 1857। उसके हम तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि हम अभी जो 3 शिफ्टों में काम करते हैं तो हमारी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 400 प्लस होती है एट 3 इवेंट, तो वो भी आप 3 शिफ्ट्स में कर रहे हैं काम। मकसद ये है कि अभी 2024 आ गया है, 2024 में ज़मीन आसमान का 2015 में फ़र्क है। अभी हमने इसके लिए ये किया है कि हमने इसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश की है, यानी कि आपने अपनी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट करनी है उन जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा रश होता है। पेशावर में किसी भी जगह ट्रैफिक हादसे की सूरत में सबसे पहले इतला दी जाती है तो 1122 को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DG 1122 डॉक्टर अयाज खान साहब। उनसे मालूम करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में जब उनका जो अमला है वो किस हद तक मुस्तैद होता है, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस हद तक कामयाब होती हैं और जानें किस तरह बचाई जाती हैं 1122 की मुस्तैदी से। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दूसरे, आपसे ये मालूम करना था कि 1122 को कॉल आ जाती है कि कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो आपकी जो फौरी तौर पे जो एक्टिविटी होती है यहाँ पर, कैसे यहाँ से मूव करते हैं, वो आपसे मालूम करना चाहेंगे। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पेशावर में, तो अभी तक आपके पास कोई रिकॉर्ड है इसका कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा ऐसे वाक़यात पर के लिए काम किया है, तो बताइएगा। अच्छा जी, जिस तरह आपको पता है कि जो ही मेजर इंसिडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या फायर इमरजेंसी होती है, तो फर्स्ट कॉल जो आती है हमारे कंट्रोल रूम को आती है, और सिंपल 1122 होता है जो आपके मोबाइल में बैलेंस हो या ना हो, लेकिन ये हमारा यूनिवर्सल नंबर है, तो ये इमीडिएटली वहाँ से कनेक्ट हो जाता है कंट्रोल रूम। और जिस जगह पे कोई मेजर एक्सीडेंट हो या RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट
हो चुका तो वायरलेस के थ्रू हम वहाँ कंसर्न जो स्टेशन है उसको हम मैसेज कन्वे कर देते हैं। फिर वहाँ से हम अगर खुदा न ख्वास्ता फायर इमरजेंसी तो फायर व्हीकल, और अगर मेडिकल इमरजेंसी हो या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो वहाँ से हम एम्बुलेंस को वहाँ से मूव करके इंसिडेंट साइट पे जाते हैं। तो वहाँ पर हम सिचुएशंस को देखते हैं। अगर फायर इमरजेंसी ज़्यादा हो तो हम कॉल के लिए। सर हम बात कर रहे थे ट्रैफिक हादसा के हवाले से स्पेसिफिक, तो उसके बारे में बताइएगा कि ट्रैफिक हादसा होता है तो कैसे आपको इत्ला जब आती है तो क्या होता है, फौरी तौर पे क्या करते हैं? अच्छा, जिस तरह आपको मैंने बता दिया कि कंट्रोल को हमारा पहला मैसेज आता है कि भाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, प्रॉपर डिटेल दिया जाता है, तो वहाँ से हम अपनी एम्बुलेंस को मूव कर देते हैं। इंसिडेंट साइट पे हैं तो वहाँ पे जाके हम फिर देखते हैं कि भाई किस नौइयत का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है। और बाज़ एक्सीडेंट इस तरह जो शिफ्ट के काबिल होते तो हम उसे नियर बाई हॉस्पिटल जहाँ पे भी होते तो हम वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर उनको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट हो तो हम वहाँ पर उनको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट दे के फिर वो रुख्सत कर देते हैं। सर आपकी जो 1122 की गाड़ी है वो कितनी वेल इक्विप्ड है? वहाँ पर कैसे जो अगर टेक्नीशियंस हैं, जो मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, वो आपके पास कितने हैं और इन गाड़ियों में क्या मौजूद होते हैं और क्या क्या सहूलत मौजूद होती है? क्या आया ऑक्सीजन है, मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं, इंजेक्शंस हैं, उसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, जिस तरह आपको पता है मैं आपको विज़िट भी करवा दूंगा एम्बुलेंस का। ये एम्बुलेंस को हम मिनी हॉस्पिटल कहते हैं। इसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आपको एक माइनर ओटी में हॉस्पिटल में मिलेगी। इसमें आपके साथ इवन वेंटिलेटर तक भी अवेलेबल है जो मेरे ख्याल पे हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इसमें मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं। जो आपने अब पूछा है कि इसमें EMTs हमारे पास इसमें 2 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं जो वहाँ पे जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, डिप्लोमास होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके एवरी 3 मंथ्स के बाद इनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ भी होते हैं। हम हॉस्पिटल भी भेजते हैं, वहाँ पे इनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ होते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इनको भेजा जाता है ताकि इनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ उसमें इम्प्रूवमेंट आए। सर ये बताइएगा कि 1122 की जो आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस और मिनी हॉस्पिटल, इसको आपने मिनी हॉस्पिटल गालिबन बोला है, इस मिनी हॉस्पिटल से किस हद तक इंसानी जानों को बचाया जाता है? जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आप ज़ख्मियों को लाते हैं, तो आप क्या दावा करते हैं कितने % जो है वो सर्वाइवल होती है इस वजह से? जिस तरह जी आपको पता है कि ये नौइयत पे डिपेंड करता है। सर्वाइकल इंजरी, हेड इंजरी, आपको पता है कि हेड इंजरी के चांसेस तो 100 में से 10-20% होते हैं, लेकिन ये उस टाइम पॉसिबल है जब हमारी रिस्पॉन्स क्विक हो और वहाँ पे उसको स्टेबलाइज़ किया जाए, उसकी नेक को स्टेबलाइज़ किया जाए ताकि उनको जो रीढ़ की हड्डी है उसको स्टेबलाइज़ करके मज़ीद डैमेज होने से बचाए। तो ये इनिशियली 5 मिनट जो बड़े क्रूशल्स होते हैं, अगर उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाए और पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया जाए और हॉस्पिटल को ऑन टाइम पहुँचा दिया जाए तो सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सर ये बताइए कि रोज़ाना कितनी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि रोड एक्सीडेंट हुआ है और आप लोगों को अपनी गाड़ियाँ मूव करनी पड़ती हैं? असल में जी आपको पता है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तो मीडिया पे भी चलाते हैं कि आप अपने सीट बेल्ट बांधा करें, अपने हेलमेट बांधा करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हेलमेट हमारे पास होता है लेकिन वो मोटरसाइकिल में हैंग होता है। पता नहीं कि हमारा क्या नेचर बन चुका है कि हम हेलमेट नहीं पहनते। अगर हम हेलमेट पहने तो इसकी वजह से हमारी काफ़ी एक्सीडेंट में जो डेथ रोज़ाना आपको कितनी केसेस का बताया जाता है? ये तकरीबन हमें आ जाता है 25 से 30 के दरमियान से पेशावर में जो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं उसमें तकरीबन 90% जो है वो मोटरसाइकिल्स इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब आप हमें अपनी जो एम्बुलेंस है, जो मिनी हॉस्पिटल है, उसका अगर विज़िट करवा दें तो ज़रा आसानी हो जाएगी। हम बात कर रहे थे पेशावर में होने वाले ट्रैफिक हादसा की, तो रेस्क्यू 1122 को रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है कि रोड एक्सीडेंट होता है और ये गाड़ियाँ आती हैं। इस वक्त डायरेक्ट DG 1122 से पूछेंगे कि वो कह रहे हैं कि ये मिनी अस्पताल है, तो इस मिनी अस्पताल का जायज़ा लेते हैं कि इस मिनी अस्पताल में क्या क्या है और क्या अगर एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पर जब हम इससे सहूलत लेते हैं तो इंसानी जानें किस हद तक बचाई जा सकती हैं। DG 1122 से हम बात करेंगे इस मिनी अस्पताल के बारे में कि इसमें क्या क्या सहूलियात हैं, ट्रैफिक हादसे की सूरत में जानें कैसी बचाई जा सकती हैं इसकी मदद से। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा कि आपकी जो ये एम्बुलेंस है जिसे आप मिनी अस्पताल करार दे रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है? ट्रैफिक हादसा होता है तो ज़ख्मी को यहाँ से क्या क्या सहूलत मिल सकती है, कैसे तिब्बी इमदाद दी जाती है? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मिनी हॉस्पिटल है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ यहाँ से
जब भी कोई पेशेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके ऑक्सीजन को सप्लाई को बाहर रखने के लिए हमारे पास ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने 2 सिलेंडर्स इंस्टॉल किया। खुदा न खासा अगर एक एम्प्टी हो जाए तो दूसरा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो ये सिलेंडर लगे हुए हैं, ये सिलेंडर लगे हुए हैं। यहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई मास्क के थ्रू देते हैं। इनका रेगुलेटर्स लगे होते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इनके ऑक्सीजन का होता है तो हम यहाँ से इनको गेज को मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा को खुदा न खासा किसी की बीपी डाउन हो जाए या शूट अप हो जाए तो उसके लिए हमने ये बीपी ऑपरेटर्स भी लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो है मैनुअल का भी वो है बीपी ऑपरेटर्स है। ये सक्शन मशीन लगा हुआ है कि किसी का फॉरेन बॉडी एनगल्फ कर ले या कोई फॉरेन बॉडी वहाँ पे उनका चॉकिंग हो जाए तो वो हम इसके थ्रू हम उससे सक्शन करते हैं। तो ये सक्शन उसमें उसके ये लरिंजोस्कोप है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लरिंजोस्कोप है, ये आपको नज़र आएंगे जो ये एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है कि आपका एयरवे को खोलने के लिए हम ये मुख्तलिफ यूज़ करते हैं बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो इक्विपमेंट है क्योंकि खुदा न खासा किसी की चॉकिंग हो जाए या फॉरेन बॉडी वहाँ पे स्टक हो जाए तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो एयरवे को हमने ओपन करने के लिए हमने ये मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है इक्विपमेंट्स हैं उसके थ्रू हमने फिर उसको एयरवे को ओपन करना होता है। तो ये भी है इसमें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बात कर रहे थे कि इंसानी जानों को कैसे बचाया जा सकता है इस एम्बुलेंस के ज़रिए, क्योंकि ट्रैफिक हादसा हो जाता है, आपको इत्तला आती है, ये पहुंचती है, अस्पताल ज़रा दूर है, तो आप इसको किस हद तक मुफीद करार देते हैं कि यहाँ बैठा हुआ अमला वो किस हद तक कारआमद होगा उस ज़ख्मी के लिए? आपकी इसमें जो सहूलियात हैं ये ज़रा बताइएगा कि किस हद तक आप समझते हैं कि इंसानी जान बच सकती है? हाँ, जिस तरह जी मैंने आपको पहले ही कहा है कि फ़र्स्ट 5 मिनट्स जो आपकी लाइफ की वो होता है डिमार्केशन लाइन होता है। अगर आपने प्रॉपर टाइम पे रिस्पॉन्स किया कंट्रोल को ऑन टाइम उनको कॉल मिले, हमारी गाड़ी ऑन स्पॉट पहुंच गई विद इन 4 to 5 मिनट्स, जो आपको पता है आजकल कितनी कंजस्टेड ट्रैफिक में, तो 5 मिनट्स पेशेंट के लिए जो है जिसमें एक नेक्स्ट सर्वाइवल के लिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट स्टेबलाइज करना होता है, सर्वाइवल इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, उनको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं। बिफोर रीचिंग टू द हॉस्पिटल हमने वहाँ पे उनको स्टेबलाइज करके अगर हॉस्पिटल में ऑन टाइम पहुँचा दिया जाए उनका नेक्स्ट जो स्टिफ किया होता है, उनका जो नेक बिल्कुल हमने नेक कॉलर के थ्रू उनको हमने स्टेबल किया होता है तो उसकी लाइफ उससे बच सकती है। DG 1112 ने हमें बताया कि इस मिनी अस्पताल में किस हद तक सहूलियात हैं। सबसे अहम हम बात करें पेशावर में जो ट्रैफिक हादसात में जो ख़वातीन और बच्चे बिलखसूस जो ज़ख्मी हो जाते हैं, तो इस एम्बुलेंस में इस मिनी अस्पताल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी देखने को मिलती है कि यहाँ पर ख़ातून भी होती हैं जो कि बर वक्त तिब्बी इमदाद देने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, चूँकि हमारा जो कल्चर है पर्दादार ख़वातीन हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ज़ख्मी हो जाती हैं, तो ये जो बच्चियाँ हैं जो हमारे माशरे का एक हम कहेंगे कि बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं माशरे में, तो यकीनन इनकी जो खिदमात हैं उनको भी यकीनन हमें चाहिए कि सराहा जाए। पेशावर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पेशावर में आज 4000 से ज़्यादा चालान शहरियों के महज इसलिए किए गए कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अगर हम बात करें अक्टूबर के पूरे महीने की, तो पूरे अक्टूबर में 1,78,000 से ज़्यादा शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान किए गए। और यही वजह है कि शहरी अगर ये जान लें कि अगर ट्रैफिक कवानीन की वो पाबंदी करेंगे तो ना सिर्फ उनकी जानें बचेंगी बल्कि दूसरे लोगों को भी ट्रैफिक हादसा से बचाया जा सकेगा। अपनी साथी मेज़बान नादिया सबूही को कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।